नाज़रीन, तल अवीव पर एक बार फिर यमन की जानिब से अटैक किया गया है और यमन ने एक और अमरीकी जो जदीद ड्रोन है वो मार गिराया है। इस वक्त चूंकि गजा पर शदीद बमबारी की जा रही है, यमन के पर शदीद बमबारी की जा रही है, शाम और लेबनान के हालात भी खराब हो रहे हैं। तो यमन की जानिब से तल अवीव पर अटैक किया गया है। अमरीका के ऊपर मुसलसल जो यमन के हमले, एक और उनका $30 मिलियन का जो ड्रोन है वो यहां पर मार गिराया गया है। अमेरिका इस जंग के अंदर ड्रैग होता चला जा रहा है और बहुत ही एक्सपेंसिव वॉर जो है वो अमेरिका के लिए साबित हो रही है। हर नाकामी में वो अपने एग्रेशन को और बढ़ा देता है, वो और ज्यादा सिविलियन एरियाज के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उसको जो कोई अचीवमेंट है, कोई वॉर गोल्स हैं, वो उसको इस वक्त हासिल नहीं हो रहे हैं। और यमन के जो हमले हैं उसको रोकने में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से नाकाम है। ईरान जंग के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक तो चाइना और रशिया और ईरान की जो ट्राई पार्टी मीटिंग है मॉस्को में हुई है, और इसके साथ साथ देखिए कि सैटरडे को यह बताया जा रहा था कि स्टीव विटकॉफ जो वो पहुंच रहे हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी वो ओमान पहुंचेंगे, वहां पर ये टॉक्स होंगी। लेकिन अभी दरमियान में खबर आ रही है कि स्टीव विटकॉफ का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। ये दरमियान में खबर आ रही है। अगर ये इसी तरह से अगर स्टीव विटकॉफ का दौरा कैंसिल हो गया है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि ऑलरेडी इन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। अब अगर ये हो ही नहीं रहे तो फिर तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चीन और अमेरिका, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, वो ऑल आउट ट्रेड वॉर के अंदर इस वक्त चले गए हैं। बकायदा हम इसको ऑल आउट वॉर जो है वो कहेंगे। और पिछले कुछ घंटों से हालात और ज्यादा खराब हुए हैं, पिछले कुछ घंटों से तलखी और ज्यादा बड़ी है। और देखिए कि इंस्टेंट एक चीज होती है ना, जैसे खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो आपको इंस्टेंट तबाही जो है वो हर तरफ फैलेगी। न्यूक्लियर अगर वॉर हो तो वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, वो मुख्तसर सी वॉर होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा कई कई साल वो चल रही होगी, वो बड़ी शायद कुछ दिनों की जंग हो। तो ये जो ट्रेड वॉर है, इसका जो डैमेज है, इसकी जो तबाही है, ये भी इसी नौयत की, यानी इंस्टेंट लेवल की। और इसका जो इसका स्केल है वो मापना भी इस वक्त नामुमकिन है। और इस वक्त आप देखिए कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने चाइना से ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं, और चाइनीज जो कंपनीज हैं अमेरिका से वो विड्रॉ कर रही हैं। और अभी चाइना ने अपने सिटीजन को अमेरिका ट्रैवल करने से एहतियाती तदाबीर के हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी की हैं और कहा है कि अमेरिका की तरफ जो है वो ट्रैवल हमारे सिटीजन जो है वो ना करें। और फिर देखिए ये जो जंग है, इसके लिए चाइना ने कई दहाइयां तैयारी की। मिसाल मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। देखिए चाइना जो है वो 90 से एक काम कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि वो डॉलर्स खरीदता चला जा रहा है। अब इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर आपको पता है किसके पास है? अमेरिका के पास नहीं है। करेंसी जो है वो तो अमेरिका की है, लेकिन सबसे ज्यादा डॉलर्स अमेरिका के पास भी नहीं है। सबसे ज्यादा डॉलर जो है वो चाइना के पास है, और एक स्ट्रेटजी के तहत वो खरीद रहा है। हालांकि वो तो अमेरिका के साथ किसी जंग में नहीं था, लेकिन वो इस स्ट्रेटजी को, तो ये जो मतलब चाइना टकरा गया है अमेरिका से, अमेरिका के हमले के जवाब के अंदर, तो ये इसकी तैयारी है। ये बस ऐसे ही जज्बाती अटैक नहीं है जो आगे से चाइना, देखिए ये जंग जो है ये चाइना के लिए है और चाइना ही ने लड़नी है। दुनिया का और कौन सा मुल्क है जो अमेरिका से ये ट्रेड वॉर लड़ सकता है? कोई भी नहीं लड़ सकता। यूरोप है वो तैयारी कर रहा है। अभी उसका बयान आया है कि वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। बाकायदा यूरोप ने एग्री कर लिया, ये भी बहुत बड़ी खबर है। यूरोप ने एग्री कर लिया और वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और 15 अप्रैल से उनके जो एग्जीक्यूशन है उन टैरिफ का आगाज होगा, ठीक है। लेकिन यूरोप में क्या सलाहियत है यह भी देखना बाकी होगा। और बहरहाल ये जो आगे से यूरोप टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब अमेरिका और लगाएगा। तो वो जो प्रैक्टिकल इत्तेहाद का खात्मा है जो 80 साल चला है, उस इत्तेहाद का प्रैक्टिकल खात्मा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। तो चीन ने असल में ये लड़ाई लड़नी है, और यूरोप और चीन क्या इत्तेहाद बनाते हैं अमेरिका के खिलाफ, ये भी देखना है। और ये लड़ाई बड़ी मुश्किल होने वाली है। इसमें आप देखिए, आपको इनोवेशंस करनी है, आपको अलायंसेस बनाने हैं, आपको इन्फ्लुएंस बनाना है, आपको नई मार्केट्स देखनी है। एक एक चीज आप यूं समझिए कि चीन के एक एक बंदे ने ये जंग लड़नी है, पूरे मुल्क ने ये जंग लड़नी है, एक एक शख्स की उसके अंदर मेहनत होगी, ठीक है। और जो चाइना के इत्तेहादी हैं उन्होंने ये जंग लड़नी है, क्योंकि अगर चाइना ये जंग हारता है तो देखें गोली चल गई है, अब यहां से वापसी का रास्ता नहीं है। क्या ऐसा होगा कि कल ट्रंप अनाउंस करेगा कि ठीक है मैं भी सारे टैरिफ वापस ले रहा हूं और चाइना भी सारे टैरिफ वापस ले? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो गोली चल गई है, जंग शुरू हो चुकी है, यहां से वापसी नहीं है। अब इसका नतीजा किसी की हार और किसी की जीत की सूरत में निकलेगा। और इसमें हार जीत का पैमाना क्या होगा?
जिसका कम नुकसान होगा उसको फातेह कहेंगे। यानी ये वो जंग नहीं है कि नुकसान एक ही का होना है, नुकसान दोनों का होगा, लेकिन जिसका कम नुकसान होगा वही इसके अंदर फातेह होगा। तो इस वक्त दुनिया की जो पावर है वो तो अमेरिका है, द ओनली सुपर पावर। चाइना के हवाले से ये प्रेडिक्शंस थी कि चाइना इन फ्यूचर जाकर अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है, अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, तो अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया चाइना के ऊपर। तो इस जंग के इख्तिताम के ऊपर क्या चाइना वाकईतन एक बड़ी पावर के तौर पर उभरेगा? हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अमेरिका की ये जो हेजेमनी है, ये डोमिनेशन है, वो खत्म हो जाएगी, या फिर जो है वो अमेरिका ही दोबारा से एक बड़ा ताकत के तौर पर यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है वो सामने आएगा? ये बहरहाल देखना है। बिल्कुल आसान ये लड़ाई जो है वो नहीं होने वाली। और इसमें एक बात जहन में रखें कि जितनी तलखी बढ़ती चली जा रही है, देखना चाइना ने अपने सिटीजन्स को ट्रैवलिंग से रोक दिया है, जितनी तलखी बढ़ती चली जा रही है, ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी आगे अगर कुछ हफ्तों महीनों या 1-2 साल के अंदर ये मामला जाए तो इसमें भी कोई शुबा नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी एस्केलेशन हो रही है। अमेरिका की अब देखें, अब तो हमला कर दिया अमेरिका ने, तो अब वो डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, मिलिटरीली और तैयारी भी करेगा। अभी पनामा के ऊपर जाकर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बड़ी धमकी लगाई है चाइना को, और उसने कहा कि ये कैनाल भी हमने बनाई है, इसको रन भी हम करते हैं और इसका दोबारा मिलिट्री कंट्रोल भी हम हासिल करेंगे। पनामा में खड़े होकर उन्होंने चाइना को धमकी लगाई है। तो इसलिए ये मामला बड़े सेंसिटिव हैं। इसके असरात मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या होंगे, इजराइल के ऊपर क्या होंगे, वो बहरहाल इस वक्त देखना है। यूरोप तो ये वाजे हो चुका कि वो इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो इजराइल को सपोर्ट कर सके। अमेरिका किस हद तक खड़ा है? अगर अमेरिका इस जंग का फातेह हुआ तो डेफिनेटली इजराइल को फायदा होगा। अगर अमेरिका इस जंग का उसने शिकस्त खाई तो फिर नतीजा इजराइल के लिए मुख्तलिफ होगा। और इस वक्त इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का विड्रॉल यूरोप से शुरू हो गया है। हम जो ये बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ट्रंप के आने के बाद ये डिबेट बहुत तेज हुई कि नेटो जो है वो उससे अमेरिका विड्रॉ करने जा रहा है, और अगर अमेरिका विड्रॉ कर गया तो नेटो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी इस सेंचुरी का एक सबसे बड़ा वाकया होगा। पहला वाकया इस सेंचुरी का ये है कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई शुरू हो गई है, और दूसरा ये कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी अलायंस नेटो, उसमें से अमेरिका ने विड्रॉल शुरू कर दिया है। ये बाकायदा यूरोप से उन्होंने फौजें और वो बेसेस खाली करना शुरू कर दी हैं, उससे वो इवैक्यूएशन का ऑर्डर बाकायदा अमेरिका से आ चुका है। तो ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गजा की सूरत हाल अगर मैं पहले आपके सामने रखूं तो ब्रुटैलिटी की इंतहा कर दी गई है। जुल्म तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं आपको बताऊं कि अभी शुजाया के अंदर क्या हुआ। शुजाया का सिर्फ एक एरिया के अंदर बहुत बड़ा मैसेकर किया गया, बहुत बड़ा जुल्म वहां पर ढाया गया है, क़यामत बर्पा की गई है। सिर्फ शुजाया के अंदर वहां पर बमबारी के नतीजे में 27 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं और 55 फलस्तीनी जो है वो जख्मी हैं, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद हो सकती है जो मलबे तले दबी है। ये 27 वो हैं जो मटार हैं जिनकी बॉडीज रिकवर की गई हैं, इसी तरह 55 इंजर्ड वो हैं जिनकी बॉडीज रिकवर की गई हैं, और 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा तादाद हो सकती है जो मलबे तले दबी हुई है, क्योंकि उनको निकालने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये अभी शुजाया के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है, और बहुत छोटे अल्फाज हैं इस जुल्म को बयान करने के लिए। और समुद्रज के जरा स्टेटमेंट देखिए, नॉट इवन ग्रेन ऑफ व्हीट विल एंटर गाजा, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर। गंदुम का एक दाना भी हम गजा के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ये जो इस तरह के बयानात आते हैं इजराइल की जानिब से, और ये फलस्तीनियों के लिए नहीं होते हैं, फलस्तीनियों के लिए ये बयानात नहीं होते हैं, ये बयानात होते हैं इस्लामी दुनिया के लिए। उनको बताया जाता है कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, जो करना है हम कर गुजरेंगे। मतलब आप देखें ना कि बड़ी बड़ी जंगों के अंदर भी बड़ी बड़ी ताकतें भी ऐसे बयानात नहीं दे सकती हैं। अमेरिका भी ऐसी बात नहीं कर सकता है, चाइना भी नहीं कर सकता है, बरतानिया भी नहीं कर सकता है ऐसी बात कि हम जनाब गंदुम का एक दाना भी दाखिल नहीं होने देंगे। तो ये तकब्बुर का एक इंतहाई लेवल का बयान है कि जाओ जो करना है कर लो, हम तो जो है फलस्तीन को यहां पर मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। वेस्ट बैंक के अंदर जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन नेबलस एंड बलाटा कैंप। वेस्ट बैंक के अंदर मैं आपको बता रहा हूं फुल स्केल वॉर पिछले 80 दिनों से जारी है, लेकिन वो एक साइलेंट वॉर है जहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो कम है, लेकिन इजराइल वहां पर इस मकसद के साथ वो जंग शुरू कर चुका है जिसमें वेस्ट बैंक को उसने ऑक्युपाई करना है। और जो ही वो ऑक्युपाई कर लेगा, साथ ही ट्रंप जो है उस टेरिटरी को रिकॉग्नाइज कर लेगा, इजराइल की टेरिटरी। हालांकि ये बुनियादी मंसूबा ये था कि ट्रंप के आने से पहले पहले इस टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया जाएगा और फिर ट्रंप आकर उसको रिकॉग्नाइज कर देगा, लेकिन वो ऑक्युपेशन नहीं हो सकी। तो अब वो ऑक्युपेशन जो है वो की जा रही है।
clashes between Palestinian youth and Israeli occupation forces during the raid on Balata camp in Nablus। आगे से जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो इसराइल के साथ लड़ रही है, लेकिन इंटरवेंशन की जरूरत है। वो महकूम लोग हैं, वो ऑक्युपाइड लोग हैं, वो ऑलरेडी जितना लड़े हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लड़े हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखिए कि यमन के ऊपर भी मुसलसल बमबारी जारी है और अमेरिका हर नाकामी के बाद अपना जुल्म बढ़ाता चला जा रहा है, सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। अभी एक अटैक हुआ है जिसमें 9 यमनी जो है वो शहीद हो गए हैं और 16 इंजर्ड हुए हैं। यमन के लोग अरब्स की सबसे आप कह लें कि पुअर पॉपुलेशन, सबसे पुअर नेशन जो है वो कीमत चुका रही है सिर्फ इस चीज की जो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। और फिर आप देखिए जो ट्रंप ने वीडियो शेयर की पिछले दिनों, आज से कोई 6 दिन पहले, जिसके अंदर ड्रोन फुटेज है कि यमनीज के ऊपर जो है वो बम गिराया जा रहा है। एक सर्कल के अंदर लोग खड़े हुए हैं और ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मिलिट्री प्लानिंग कर रहे थे और हमने अटैक इसके ऊपर किया है। और वो बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि कैसे जैसे ट्राइबल रिवायात के अंदर होता है कि आप एक दायरे में खड़े हो जाते हैं और फिर बातचीत की जाती है, तो वो इस तरह की एक सिविलियन गैदरिंग थी, उसके ऊपर अटैक किया गया और उसकी वीडियो खुद ट्रंप शेयर कर रहा है। तो इससे लोगों को फिर वो इराक वॉर भी याद आई, जिसके अंदर जूलियन असांज का फिर वो जो वीडियो उन्होंने शेयर की थी, जिसका फिर आगे बहुत विकीलीक्स और बहुत कुछ हुआ, जिसमें उन्होंने वीडियो एक शेयर की थी कि कैसे अमेरिकन फौज जो है वो इराकी सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रही है। तो वो बहुत बड़ा एक वाकया है, उस वीडियो का बहुत बड़ा किरदार था। तो उस वक्त जो है वो एक रिवायती मीडिया था, लेकिन आज मॉडर्न मीडिया की वजह से वीडियोस हमारे सामने गजा और बाकी हर जगहों से आ रही हैं, लेकिन अमेरिकी सदर की जानिब से एक बाकायदा वीडियो शेयर करना और ये क्लेम करना कि हमने मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया है, जिसमें ये वाजे हो कि नहीं ये तो सिविलियन टारगेट था, तो ये एक अलग सतह की चीज है जो इस वक्त सामने आई है। तो इस तरह का जुल्म जो है वो हो रहा है, लेकिन हुतीज जो है वो अपनी बड़ी मॉरल क्लैरिटी के साथ खड़े हुए हैं कि हम बस फलस्तीनी भाई और बहनों के साथ हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। देखिए, यमन हिजबुल्लाह की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो गजा पर गिरते बमों को रोक सकें। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का काम है, अरब वर्ल्ड का काम है कि वो मुदाखलत करें। अब एक रास्ता यह है कि हुतीज पीछे बैठ जाएं, खामोशी, जैसे बाकी सब खामोशी कर रहे हैं तो वो भी खामोशी के साथ बैठ जाएं। तो हुतीज अपनी कैपेसिटी में उससे भी कहीं ज्यादा वो आप देखिए सुपर पावर को इंगेज किए हुए हैं, वो प्रेशर कायम रखे हुए हैं, वो एक मिसाइल मारते हैं और किस तरह से लाखों उनके जो है वो शेल्टर की तरफ भागते हैं। और इसकी वजह से आप देखिए उनके मिलियनर्स कितनी बड़ी तादाद के अंदर जा चुके हैं। 1000 पायलट ने खत लिख दिया है कि ये जंग रोकी जाए। तो वो अपना किरदार अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो कर रहे हैं। तो इस सारी ब्रुटैलिटी के नतीजे में यमन ने फिर तल अवीव के ऊपर अटैक कर दिया, और MQ-9 ड्रोन जो कि $30 मिलियन का है, $30 मिलियन, उधर ट्रंप एक पाई बचा रहा है। और जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, जॉब्स हैं, उनकी वो रिटायरमेंट की पेंशन वो सारी खत्म कर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है, इसराइल की जंग है। खुद जेडी वैंस ने कहा ये हमारी जंग ही नहीं है। वहां पर वो रिटायरमेंट की पेंशन खत्म कर रहा है, इसलिए वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं। और यहां पर वो 30-30 मिलियन के ड्रोन है वो हुतीज गिरा रहे हैं सिर्फ इसराइल के चक्कर के अंदर। और अगर ये ईरान जंग की तरफ जाता है तो फिर कितनी बड़ी कॉस्ट जो है वो अमेरिका को इसकी पे करना पड़ेगी। अभी ट्रंप की एक स्टेटमेंट हुतीज के हवाले से जारी हुई है, वैसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ट्रंप कह रहा है द हुतीज आर मेकिंग मिसाइल्स, no one expected this, but they are making missiles, it's highly sophisticated and they are very tough। ट्रंप कह रहा है कि हुतीज बड़े टफ है और वो मिसाइल बना रहे हैं, और वो मिसाइल भी ऐसे बना रहे हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना सऊदी अरेबिया ने कोई हमला करना है ना किसी और ने कोई हमला करना है। यहां पर क्या होगा अल्टीमेटली, फिर प्रॉक्सी वॉर्स आगे मजीद एक्सपैंड हो जाएंगी। देखें, सऊदी अरेबिया या कोई भी मुल्क जो है वो किसी को भी फिर सपोर्ट कर सकता है जब उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी। अब उन्होंने अपने मुल्कों को भी तो बचाना है। फिर चाइना है। अब देखें, आप इस बात को नोट करें, चाइना की प्रॉपर जंग अमेरिका के साथ शुरू हो चुकी है। अब चीन की जो सपोर्ट है टुवर्ड्स ईरान, टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, टुवर्ड्स यमन, ये आपको एक अलग ही रूप के अंदर नजर आएगी, अलग ही सतह के ऊपर नजर आएगी। अब जंग का जो आप कह लेना कि नगारा है वो बच चुका है। चाइना के ऊपर अमेरिका हमलावर हो चुका है। अब चाइना ने अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अब देखिए, रशिया के ऊपर चुके जंग हुई है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही, वो उसके सर्वाइवल की जंग थी, इसलिए वो ईरान के करीब हुआ। इवन के मामला इसराइल के खिलाफ भी चला गया, लेकिन रशिया जो है वो ईरान और रेजिस्टेंस के साथ गया। हालांकि रशिया कभी भी इसराइल के खिलाफ नहीं गया, लेकिन यहां पर उसको जाना पड़ा क्योंकि अपना सर्वाइवल जरूरी है। इसराइल तो फिर जब अपने साथ कंपैरिजन करना है तो फिर रशिया को बचाना है ना, अपने कंपैरिजन में तो इसराइल को नहीं बचा सकता। तो यहां पर
जब चीन ऑन सर्वाइवल आ चुका है तो उसने फिर यमन की सपोर्ट अलग लेवल के ऊपर जो है वो नजर आएगी। तो इसलिए अमेरिका के लिए जंग जो है वो सूट नहीं करती है। और जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉक्सी वॉर, यहां पर पता भी नहीं चलना है कि हूती जो है वो उसको कौन पीछे सपोर्ट दे रहा है, कौन जब वो असला पहुंचा रहा है। अब वो सब पीछे बैठे होंगे, साबित करते रहो कि अच्छा ये पता नहीं कहां से मिसाइल आ रहे हैं, ये रशिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, किसी अरब मुल्क से आ रहे हैं। इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है। जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई अरब मुल्क भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होना है आगे। फिर अगली बात नाज़रीन ये है कि ईरान वॉर की अगर हम बात करें तो लॉन्ग वॉर जर्नल, इसकी एक बड़ी अहम हेडलाइन है। लॉन्ग वॉर जर्नल ये लिख रहा है, ईरान ब्रेसेस फॉर पॉसिबल यूएस अटैक। लॉन्ग वॉर जर्नल के मुताबिक ईरान तैयारी कर रहा है या इसको समझ रहा है कि अटैक होने जा रहा है। यानी ब्रेस करना, ब्रेस का वैसे मतलब होता है कबूल करना, यानी वो इस सूरत हाल को बकायदा समझ रहा है कि नतीजा अब अटैक ही की सूरत में निकलेगा, ये वो लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्टीव विटकॉफ ने आना था और इधर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और बड़े हाई लेवल टॉक्स सैटरडे को होना थी ओमान के अंदर, लेकिन अभी खबर यह है कि स्टीव विटकॉफ का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। लेकिन ईरान की तरफ से ये बात सामने आई है कि हमें नहीं कन्वे किया गया कि ये दौरा कैंसिल हो गया। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि सैटरडे को हमने टॉक्स करनी है, इसलिए हमें कंफर्म नहीं है, हमें तो नहीं बताया गया अमेरिका ने कि टॉक्स कैंसिल हो गई हैं, तो ये हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक बात, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वैसे भी टॉक से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, अगर ये हो ही नहीं रही तो फिर, और वैसे भी अनाउंस करके फिर अमेरिका का पीछे हटना, तो किसी के कहने पर ही फिर अमेरिका पीछे हटा होगा ना, असल जो बात है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अमेरिका की जानिब से अभी इधर से यह खबर आई है कि स्टीव विटकॉफ का दौरा कैंसिल, साथ ही सैंक्शन की खबर आ गई है। ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शन लग गई हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, वी हैव imposed sanctions on 5 entities supporting Iran's nuclear program, and Iran in pursuit of nuclear weapons possess a serious threat to us, रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। वो घिसा पिटा बयानिया कि ईरान का जो न्यूक्लियर है ये हमारे लिए भी खतरा है, ये रीजन के लिए खतरा है, ये दुनिया के लिए खतरा है। अच्छा, तो ये अजीब बात है कि टॉक्स की भी बात अमेरिका कर रहा है और साथ सैंक्शंस भी लगा रहा है, तो इससे भी उनकी इंटेंशन सामने आ रही है कि भाई वो कितने सीरियस हैं टॉक्स में, वगरना सैंक्शन तो फिर इस तरह कोई नहीं लगाता। और वैसे भी ट्रम्प इंतजामिया जो है वो ज़ायनिस्टों से भरी पड़ी है, एक एक पोस्ट के ऊपर वहां ज़ायनिस्ट बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ईरान, चाइना और रशिया की वहां पर मुलाकात हुई है और ईरान ये कह रहा है कि बड़ी अच्छी हमारी टॉक्स रही हैं। ईरान चाइना रशिया मीटिंग कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल डेवलपमेंट्स concerning a nuclear issue, sanctions relief and UN Security Council Resolution 2231। अब इसमें सैंक्शंस और न्यूक्लियर और ये वो सारा, जंग होगी तो क्या, जंग नहीं होगी तो क्या, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई हैं। जॉन मेशमेयर ये अमेरिका के बड़े जबरदस्त थिंक टैंक है और इनकी बड़ी जबरदस्त किताब है इजरायली लॉबी, जो 2007 के अंदर गालिबन आई थी। तो इस वक्त ये बड़े जबरदस्त यानी इनके तजिए सुने जा रहे हैं। जॉन मिशमेयर ने ईरान के हवाले से जो बात की है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईरान को जॉन मिशमेयर जो कि अमेरिकन हैं और थिंक टैंक हैं, और वो कह रहे हैं कि ईरान को सख्त स्टांस लेना चाहिए अगेंस्ट ट्रंप। अगर ईरान ने कमजोरी दिखाई तो ट्रंप और चढ़ाई करेगा। ट्रंप का तरीकाकार ये है, माय एडवाइस टू ईरान इज टेक अ टफ स्टांस अगेंस्ट ट्रंप इफ ईरान और एनी अदर कंट्री शोज द स्लाइटेस्ट वीकनेस। अगर ईरान के किसी भी मुल्क ने थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई, ट्रंप विल टेक एडवांटेज एंड बुली। ट्रंप उसका एडवांटेज लेगा अगर किसी ने कमजोरी दिखाई। यू हैव टू स्टैंड अप टू हिम एंड नॉट गिव इन। तुमने स्टैंड करना और गिव इन नहीं करना। वी नीड टू मेक इट क्लियर टू ट्रंप व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटैकिंग ईरान वुड बी एंड टेल हिम क्लियरली दैट इट वुड बी अ डिजास्टर। खुलकर बताओ ट्रंप को कि अगर तुमने हमला किया तो फिर यह बड़ा डिजास्टर होगा। ये जॉन मिशमेयर ईरान को कि अगर कमजोरी दिखाई, और यही बात मैं इजराइल के हवाले से आपको कर चुका हूं, अगर आप इजराइल से रहम की भीख मांगेंगे तो उसका जुल्म और बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कोई इजराइल को पेशकश करता है कि ठीक है हम मुआहदे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, वो मुआहदा भी नहीं करेगा, जुल्म भी बढ़ा देगा। तो इन बड़ी ताकतों से लड़ने का सिर्फ तरीका ताकत ही है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ईरान के सदर का बयान आया है, नो कंप्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर अचीवमेंट्स, पोजीशन डिक्लेयर। बिल्कुल हम जो वो पीछे नहीं हटेंगे, ये वो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखिए ट्रेड वॉर चल रही है, इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ा इस सेंचुरी की बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट, इसकी तरफ मामला प्रैक्टिकली अब जा रहा है। हम नेटो के खात्मे की बात कर रहे थे, अमेरिकन विड्रॉल की बात कर रहे थे। देखिए नेटो है, उसने दुनिया को शेप किया है, उसने दुनिया की सिक्योरिटी को शेप किया है। सिक्योरिटी के ऊपर इकोनॉमी होती है और इससे ही जिंदगियां उसके मुताबिक ढलती हैं। तो नेटो तो मतलब एक सबसे बड़ी रियलिटी है पिछली सदी से और अब तक।
सबसे बड़ा सिक्योरिटी अलायंस है। तो नेटो जो है वो उससे अमेरिका विड्रॉ करने जा रहा है और खासकर और यूरोप से जब वो फौजी निकालने जा रहा है। जरा ये देखिए, अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन फॉर द यूएस एंड यूरोपियन एंड अफ्रीकन कमांड, यूएस फोर्सेस इंटेंड टू इवैक्यूएट द बेस इन साउथ ईस्टर्न पोलैंड। ये वही पोलैंड है जिसने कहा कि अमेरिका यहां पर न्यूक्लियर डिप्लॉय करे, अगर वो नहीं करेगा तो हम अपना न्यूक्लियर बनाएंगे। उस पोलैंड से अमेरिका विड्रॉ करने जा रहा है। यूएस फोर्सेस इंटेंड टू हैंड ओवर कमांड ऑफ द बेस टू नेटो फोर्सेस, यानी अमेरिका नेटो से निकलने जा रहा है। अमेरिका के बाद नेटो किस तरह सर्वाइव करेगा? अमेरिका बस उसकी फौजें निकल रही। और ये जरा बयान देखिए, यूरोपियन कंट्रीज फियर दे विल नॉट रिसीव एडवांस वार्निंग फ्रॉम वॉशिंगटन रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा ये वाकया है। अब हम रोज ही कहते हैं ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वाकयात इतने बड़े हो रहे हैं। अगर ये आम रूटीन हालात में ये खबर आई होती ना, तो ये हफ्ता हफ्ता इसके ऊपर बहसें रहती कि ये इतनी बड़ी खबर आ गई है। ठीक है भाई, अमेरिका जब वो विड्रॉ कर रहा है वहां से, और यूरोप ये कह रहा है कि हमें ये खतरा है कि अमेरिका हमें कोई वार्निंग भी, प्रियर वार्निंग होता है ना कि भाई हम सुबह विड्रॉ कर जाएंगे, अपना जरा बंदोबस्त कर लो। वो कह रहे हैं ये हमें कोई ऐसा प्रियर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे, बस हमें पता चलेगा अमेरिका विड्रॉ कर गया। और कर भी कहां से गया? वो ईस्टर्न यूरोप, जहां पर वो रियासतें सबसे ज्यादा अपने आप को खतरे के अंदर समझ रही हैं, वहां से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो इसको ज़हन में रखिए, यानी यूरोप और अमेरिका का अलायंस बाकायदा खत्म हो रहा है। अभी यूरोप ने अनाउंस किया है कि वो एग्री हो गए और वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और अमेरिका अपनी फोर्सेस यहां से निकालने जा रहा है। और यूरोप टैरिफ लगाएगा तो आगे से अमेरिका लगाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात चाइना की है। देखिए, चाइना ने 50% मजीद टैरिफ लगा दिए हैं। अब अमेरिका कल के रोज जो है वो क्या करेगा? क्या अमेरिका मजीद टैरिफ लगाएगा चाइना के ऊपर? अगर नहीं लगाएगा तो अमेरिका की सुबकी होगी। देखिए ना, आपने गोली चला दी है, जंग छिड़ गई है, तो अब इसमें मामलात को गलत डायरेक्शन के अंदर अमेरिका ले गया है। अब उसको लगाने पड़ेंगे, अब वो लगाएगा तो फिर चाइना को फिर लगाने पड़ेंगे। तो ये तो मामला ऑलरेडी जहां 104% लग चुके हैं ऑलरेडी, और उधर से 84% है। यहां पर भी दोनों की मार्केट्स कंपेटिबल ही नहीं है, इसमें वो ट्रेड कर ही नहीं सकते जितने ऑलरेडी लग चुके हैं। तो इससे आगे जो लगेंगे तो फिर, और इस वक्त बहुत ज्यादा हैजानी सूरत हाल है। मैं कुछ हेडलाइंस रखता हूं आपके सामने, चाइना की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से क्या किए जा रहे हैं, और कंपनीज बहुत मुश्किल के अंदर। लोग इस वक्त देखें ना, स्मूथली काम हो रहा है, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं, 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब अचानक से पता ही नहीं है कि यह माल आगे बिकेगा नहीं बिकेगा, और ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। तो कंपनीज इस वक्त जो है वो शदीद इस वक्त प्रेशर के अंदर हैं और परेशानी के अंदर हैं कि भाई आप आगे क्या करें। तो ये चाइना है ना, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एक एक फैक्ट्री में कितने कितने लोग काम करते हैं, आगे से ऑर्डर नहीं आ रहे, और अमेरिका से नहीं आ रहे। सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स चाइना की टुवर्ड्स अमेरिका हैं। तो फिर अब चाइना किस तरफ जाएगा? यूरोप जाएगा, इंडिया में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, तो वहां पर तो और इंस्टेबिलिटी जो है वो कॉज होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप की तरफ जाएंगे तो फिर यूरोप की अपनी कंपनीज कहां जाएंगी, लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा? वो तो चाइना से कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है बाकी कंट्रीज को कि जैसे यूरोप है, अब यूरोप कंपीट नहीं कर सकता चाइना में जाकर, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना सबसे सस्ती प्रोडक्ट बना रहा है। उनकी मार्केट में जाकर उनसे अच्छी चीज आप उनके मुल्क में नहीं बेच सकते, चाइना आपके मुल्क में आकर बेच सकता है। तो यह मसला है। तो इसलिए दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान बहुत बड़ा है। चाइना अर्ज सिटीजंस टू असेस रिस्क बिफोर ट्रैवलिंग टू द यूएस। इन एडिशन टू रेजिंग टैरिफ, चाइना एड्स 12 न्यू यूएस एंटिटीज टू एक्सपोर्ट लिस्ट। अब देखिए ना कि मामलात कितनी तलखी की तरफ जा चुके हैं। सिर्फ टैरिफ नहीं, चाइना ने इससे ज्यादा इकदाम उठा दिए हैं। चाइना गोज आफ्टर यूएस डॉलर। द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हैज जस्ट आस्क्ड स्टेट ओन्ड बैंक्स टू रिड्यूस द यूएस डॉलर परचेज। चाइना ने अपने बैंकों को कहा कि वो डॉलर परचेज बंद कर दें, रिड्यूस करें। चाइना इंपोज सैंक्शंस ऑन 18 अमेरिकन कंपनीज। चाइना पूरी तरह से टकरा गया अमेरिका से, और दुनिया का कोई मुल्क इस तरह से टकरा नहीं सकता अमेरिका से। तैयारी की हुई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बांग्लादेश उठकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हम टकराएंगे। ये सिर्फ चाइना ही लड़ सकता है, और चाइना क्या इसमें फाते होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अगर कोई लड़ सकता है तो वो चाइना ही है। 18 कंपनीज के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिए। ट्रंप की जरा स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका विल बिकम बिगर एंड बेटर देन एवर।
वो कह रहा है तसल्ली रखो, ये करो वो करो, हम तो बड़े अमीर होने जा रहे हैं और ग्रेट होने जा रहे हैं। अब जैसे दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, शेयर लोग बेच रहे हैं, सरमाया डूब रहा है और ट्रम्प कह रहा है कि सरमाया खरीद लो, यही सबसे अच्छा टाइम है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं चाइना's 84% रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस गुड्स आर रिग्रेटेबल, चाइना इज द ओनली कंट्री एस्केलेटिंग। वो इल्जाम लगा रहे हैं चाइना है एस्केलेट कर रहा है, देखो हमारे खिलाफ बाकी तो किसी ने टैरिफ नहीं लगाया, तो चाइना ही लगा रहा है। तो अब इधर यूरोप से भी अनाउंसमेंट आ गई है, काउंटर टैरिफ पैकेज इन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। जर्मन चांसलर जो अगले आने वाले हैं, कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट यूरोपियन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ्स। Dollar falls 1% against euro as tariff escalate. China files WTO complaint over latest US tariff. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा इदारा है और इस इदारे के गिरने का मतलब भी बहुत है और मिडिल ईस्ट में इसके बहुत बड़े किरदार होंगे, क्योंकि इसराइल इस इदारे में उसकी लॉबी यानी अमेरिका सारा, तो जो भी इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ जाता है उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, और जब आप WTO को साइन करते हैं तो आप बाइकआउट नहीं कर सकते। तो इस तरह से इजराइल खेलता है इस्लामी मुल्कों के साथ। तो जब WTO गिर रहा है तो फिर वो कंट्रोल भी बहरहाल खत्म होगा। तो फिलहाल यहां पर सूरत हाल खड़ी हुई है और लम्हा लम्हा बदल रही है। अब अमेरिका मजीद क्या टैरिफ लगाता है, अचानक करता है, अब इतनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कहां होगी, कैसे सामना होगा, और जो डैमेज हो रहा है इससे रिकवरी कितना टाइम लग जाएगा, और ये आगे तक मामला फिर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी दरमियान में खड़ी हुई है। तो बहरहाल ये अब दुनिया के इक्तदार की लड़ाई है जो कहीं पसे पर्दा चल रही थी, अब वो बड़ी ताकतें भी खुलकर आ गई हैं। एक लड़ाई आपको यूक्रेन में नजर आ रही है, एक एग्रेशन जब आपको गजा में मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है, वो भी तो डोमिनेंस ही की सारा वो जुल्म किया जा रहा है, डोमिनेंस ही के लिए। तो वो यहां आपको बैटलफील्ड में नजर आ रहा है, कहीं पसे पर्दा किसी और जगह पर नजर आ रहा है, अब वो ज्यादा खुलकर आ गया है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है। आपने राज रखा करें, फिल वक्त इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।